हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज हम स्टार्ट करेंगे 12th क्लास की केमिस्ट्री का एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है पृष्ठ रसायन। पृष्ठ रसायन, सरफेस केमिस्ट्री। हाँ तो भाई, ये है चैप्टर नंबर 5। तो दोस्तों, आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है पृष्ठ रसायन, सरफेस केमिस्ट्री, जो 12th क्लास की केमिस्ट्री का 5th चैप्टर है। दोस्तों, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये चैप्टर बहुत ही इजी है और कमज़ोर स्टूडेंट के लिए तो ये चैप्टर बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि इस चैप्टर में वे आसानी से पूर्ण अंक ग्रहण कर सकते हैं, कंप्लीट नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ये चैप्टर पूरी तरह से थ्योरेटिकल चैप्टर है। इस चैप्टर में न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, न्यूमेरिकल बनते ही नहीं हैं, तो केवल थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं, सिंपल, जिन्हें पेपर में सॉल्व करके हम आसानी से कंप्लीट अंक ग्रहण कर सकते हैं। तो इस चैप्टर को आप ढंग से पढ़ना, ये आपको समझना है। जब आप इस चैप्टर को समझोगे तो ये आसानी से आपके याद हो जाएगा, आसानी से आपको लर्न हो जाएगा। बहुत सरल चैप्टर है, तो आसानी से इसमें अंक ग्रहण किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, हमें कंटिन्यू स्टार्ट, और आपको संग संग मेरे मेहनत करनी है और आपको याद करना है, ठीक है। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं, पृष्ठ रसायन, सरफेस केमिस्ट्री। तो सबसे पहले बात ये आती है दोस्तों, ये सरफेस केमिस्ट्री क्या है, पृष्ठ रसायन क्या है। तो दोस्तों, ये पृष्ठ रसायन जो है, ये सरफेस केमिस्ट्री जो है, ये रसायन विज्ञान की एक शाखा है। रसायन विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत किसी पदार्थ की पृष्ठ सतह पर होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं। तो अपनी मेरी बात को समझना, मैंने क्या कहा। ये मैंने कहा पृष्ठ रसायन जो है, ये रसायन विज्ञान की एक शाखा है, एक ब्रांच है, जिसमें किसी पदार्थ की, जैसे ये कोई पदार्थ है, पृष्ठ सतह पर, पृष्ठ सतह समझ गए आप। पृष्ठ सतह का मतलब बाहरी सतह जो आपको दिख रही हैं, ये बाहरी सतह। इसमें 6 बाहरी सतह हैं, 1 2 3 4, एक आगे और एक पीछे। तो किसी पदार्थ की पृष्ठ सतह दिख रही हैं, इन पर होने वाली घटनाओं का अध्ययन रसायन विज्ञान की शाखा में करते हैं। जैसे इस पृष्ठ सतह पर मान लो ये चौक जुड़ जाती है, तो ये इस पदार्थ की पृष्ठ सतह पर होने वाली घटना तो है। तो ऐसी घटनाओं का अध्ययन इस चैप्टर में करते हैं। तो हम इसको परिभाषित कर सकते हैं कि पृष्ठ रसायन क्या है। समझ गए मेरी बात। क्या परिभाषा लिखोगे, याद करो, संग संग लिखोगे। पृष्ठ रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी पदार्थ की पृष्ठ सतह पर होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं। लिख सकते हो, यह रसायन विज्ञान की वह शाखा है, रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत, संग संग नोट बनाओ, यह रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी पदार्थ की पृष्ठ सतह, पृष्ठ का मतलब बाहरी सतह, पर होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। तो पृष्ठ रसायन क्या है, ये क्लियर हो गया होगा। अब बात आई साहब, ऐसी कौन कौन सी घटनाएं हैं जिनका इस चैप्टर में, या नु कहूँ जिनका पृष्ठ रसायन में अध्ययन करते हैं।
मैंने ये तो आपको बता दिया पृष्ठ रसायन में ऐसी घटनाओं का अध्ययन करते हैं जो किसी पदार्थ की पृष्ठ सतह पर होती हैं। मतलब इसके अंतर्गत किसी पदार्थ पर पृष्ठ सतह पर होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं। वैसी घटनाएं, ऐसी घटनाएं कौन सी हैं? तो पृष्ठीय घटनाएं। पृष्ठीय घटनाएं का मतलब समझ गए पृष्ठ सतह पर होने वाली घटनाएं। और पृष्ठीय घटनाओं के उदाहरण दें अपन, तो एक तो अधिशोषण। अधिशोषण एक पृष्ठीय घटना है, मतलब पृष्ठ सतह पर होने वाली घटना है अधिशोषण। एक एग्जाम्पल याद रखो, उत्प्रेरण, ये भी पृष्ठीय घटना है। और कोलाइडी गुण, ये तीनों पृष्ठीय घटना है, मतलब किसी पदार्थ की पृष्ठ सतह पर होने वाली घटना है। तो दोस्तों इस चैप्टर में ऐसी घटनाओं का ही अध्ययन करते हैं जो किसी पदार्थ की पृष्ठ सतह पर होती हैं। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम इन तीनों घटनाओं का अध्ययन करेंगे। हम पहले अधिशोषण का अध्ययन करेंगे, ये जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम उत्प्रेरण का अध्ययन करेंगे, और उत्प्रेरण के बाद हम कोलाइडी गुण का अध्ययन करेंगे। क्लियर दोस्तों? फटाफट जिसने नोट कर लिया वो तो ठीक है, जिसने नहीं किया है वीडियो को पॉज करके यहां तक नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, इस चैप्टर के अंक भी याद रखना, 4 अंक का चैप्टर है ये। 4 अंक बहुत महत्व रखते हैं। नोट्स वीडियो से बनाए सबसे बेहतर है। बाकी नोट्स की लिंक आपके कमेंट बॉक्स में भी डाल दी जाएगी। ठीक है, इस चैप्टर के नोट्स की लिंक इसके कमेंट बॉक्स में है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में है, वहां से आप PDF डाउनलोड कर लें। तो ये यहां तक हमने पढ़ा। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहले अधिशोषण पढ़ेंगे। जब दोस्तों अधिशोषण कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद उत्प्रेरण पढ़ेंगे, और जब उत्प्रेरण कंप्लीट हो जाएगा तो कोलाइडी गुण पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अधिशोषण से। बात आई कि साहब अधिशोषण क्या होता है। अधिशोषण अधिशोषण जो है ये एक पृष्ठीय घटना है। पृष्ठीय घटना तो है ही, ये तो आपको पता ही है। इसमें क्या होता है, एक पदार्थ, जैसे ये कोई पदार्थ है, ये कोई पदार्थ है। अधिशोषण क्या होता है, इसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के कणों को अपनी पृष्ठ सतह पर ग्रहण करता है। अधिशोषण वह घटना है, वह पृष्ठीय घटना है जिसमें एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के कणों को अपनी पृष्ठ सतह पर ग्रहण करता है। समझ गए? जैसे ये पदार्थ है और मान लो इस पर ये चौक के कण जुड़ रहे हैं, तो ये अधिशोषण घटना हो रही है। इसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के कणों को अपनी पृष्ठ सतह पर ग्रहण कर रहा है। तो आप अपनी भाषा में इसी तरह से लिख सकते हो। कोई पूछे अधिशोषण क्या है, तो आप लिखोगे वह पृष्ठीय घटना जिसमें एक पदार्थ किसी अन्य पदार्थ के कणों को अपनी पृष्ठ सतह पर ग्रहण करता है। तो हेडिंग डालो और संग संग नोट करो। डालो हेडिंग अधिशोषण, लिखो इसमें वह पृष्ठीय घटना जिसमें एक पदार्थ, वह पृष्ठीय घटना जिसमें एक पदार्थ किसी अन्य पदार्थ के कणों को अपनी पृष्ठ सतह पर ग्रहण करता है। अपनी पृष्ठ सतह पर ग्रहण करता है। तो अधिशोषण क्या है, वह पृष्ठीय घटना जिसमें एक पदार्थ किसी अन्य पदार्थ के कणों को अपनी पृष्ठ सतह पर ग्रहण करता है। क्लियर? तो ये अधिशोषण है। अब बात आई
बात को ढंग से समझो। अधिशोषण के उदाहरण, जब पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपसे पूछता है इस तरह से, अधिशोषण को परिभाषित कीजिए, उदाहरण भी दीजिए, या अधिशोषण को सह उदाहरण परिभाषित कीजिए। तो अधिशोषण का उदाहरण लिख रहे हैं, मतलब हम पृष्ठीय घटना का उदाहरण लिख रहे हैं। ऐसी पृष्ठीय घटना का जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के कणों को अपनी पृष्ठ सतह पर ग्रहण करता है। तो इसके उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल। मैं आपको दोस्तों अधिशोषण के 4 एग्जाम्पल बता रहा हूं और चारों एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए। पहला एग्जाम्पल, अब लिखो नहीं, समझो केवल। पहला एग्जाम्पल देखो, एक पदार्थ आता है चारकोल, ब्लैक कलर का कार्बन का पररूप होता है। चारकोल जो होता है इसमें एक खासियत होती है कि ये विभिन्न गैसों के कणों को, विभिन्न गैस जैसे N2O2 वगैरह, इनके कणों को अपनी पृष्ठ सतह पर ग्रहण करता है। तो ये तो चारकोल है और ये विभिन्न गैसों के कणों को अपनी पृष्ठ सतह पर ग्रहण करता है। तो ये तुम देख सकते हो अधिशोषण का उदाहरण है। इसमें ये एक ऐसी घटना हो रही है जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के कणों को अपनी पृष्ठ सतह पर ग्रहण कर रहा है। तो एक उदाहरण आप ये लिख सकते हो, याद रख लेना, संग संग याद करो। चारकोल द्वारा विभिन्न गैसों का अधिशोषण, चल जाएगा। इस तरह से लिखूं तो मैं, इसका मतलब समझ गए आप। मतलब चारकोल जो है ये अधिशोषण करता है। किसका अधिशोषण करता है? विभिन्न गैसों का। मतलब विभिन्न गैसों के कणों को अपनी पृष्ठ सतह पर ग्रहण करता है। एक एग्जाम्पल तो ये हो गया चारकोल वाला। और एग्जाम्पल देखो नंबर 2, ये एक विलयन है, एक पात्र है, इसमें ये विलयन भर रहा है। ये विलयन किसका है? ये शर्करा का रंगीन विलयन है। शर्करा का रंगीन विलयन। लड़का कहता है शर्करा का विलयन तो रंगीन होता ही नहीं है। शर्करा मतलब चीनी। शर्करा का विलयन रंगीन नहीं होता है, उसमें कोई रंग नहीं होता है। मेरी बात को सुनो। अरे गन्ने का रस है, वो भी तो शर्करा का विलयन है। चीनी नहीं है क्या उसमें? उसका हरा रंग होता है। तो ये एक शर्करा का रंगीन विलयन है। मतलब इसमें ऐसे कहूँ मैं, सुक्रोज उपस्थित है, ऐसा रंगीन विलयन है। और शर्करा के जब आप रंगीन विलयन में एक जांतव चारकोल डालते हो, जांतव चारकोल डालते हो, तो इस विलयन में जो रंगीन कण हैं उनको ये अपनी पृष्ठ सतह पर ग्रहण कर देता है, जिससे ये विलयन रंगहीन हो जाता है। सही है? मेरी बात सुनो। जैसे गन्ने का रस है, उसमें अगर आप जांतव चारकोल डाल दोगे तो ये जांतव चारकोल उसमें जो हरे रंग के कण हैं उनको अपनी पृष्ठ सतह पर ग्रहण कर लेता है। सही है? अच्छा, बात आई साहब, लड़का कहता है ये जांतव चारकोल क्या चीज है? ये जांतव चारकोल जो होता है ये एक तरह से जीव जंतुओं की हड्डियों की राख होती है। राख, हड्डियों की ऐस राख। और इसमें क्या खासियत होती है? ये रंगीन कणों को अधिशोषित करता है, अपनी पृष्ठ सतह पर ग्रहण करता है। तो एग्जाम्पल हो जाएगा, कैसे एग्जाम्पल लिखोगे? जांतव चारकोल द्वारा शर्करा के रंगीन विलयन में उपस्थित रंगीन कणों का अधिशोषण। सही है? तो याद करें ढंग से। जांतव चारकोल द्वारा, जांतव चारकोल द्वारा शर्करा के रंगीन विलयन में उपस्थित रंगीन कणों का अधिशोषण। क्लियर है? तो 2 एग्जाम्पल याद कर लो। पहला एग्जाम्पल क्या बताया था? चारकोल द्वारा विभिन्न गैसों का अधिशोषण। और दूसरा क्या बताया था? जांतव चारकोल द्वारा शर्करा के रंगीन विलयन में उपस्थित रंगीन कणों का अधिशोषण। क्लियर एग्जाम्पल? परिभाषा याद है? अधिशोषण क्या है? अधिशोषण वह पृष्ठीय घटना है जिसमें एक पदार्थ किसी अन्य पदार्थ के कणों को अपनी पृष्ठ सतह पर ग्रहण करता है। तो तुम समझ गए होंगे ये एक पृष्ठीय घटना है, इसलिए इस चैप्टर में पढ़ी जा रही है। तीसरा एग्जाम्पल,
दो एग्जाम्पल आपको आसानी से याद हो गए होंगे। तीसरा एग्जाम्पल की बात करते हैं। एक सिलिका जेल आती है। जेल होती है अर्धठोस अवस्था, मतलब जो ना तो ठोस होती है ना लिक्विड होती है। जेल उसे बोलते हैं जो ना, जेली वाली टॉफी आपने खाई होगी, वो ना तो सॉलिड है ना लिक्विड है, ऐसी बीच की स्टेट वो कहलाती है जेल। मतलब सॉलिड और लिक्विड की मिड फॉर्म, बीच की स्टेट, वो है क्या? जेल। एक सिलिका जेल आती है, मतलब मिट्टी की एक लुगदी सी आती है। वो सिलिका जेल क्या करती है, उसमें एक खासियत है, वो नमी को अधिशोषित करती है। मतलब जैसे इस कमरे में आप बैठे हुए हैं, इसमें सिलिका जेल रख दो तो इस कमरे में जो नमी है वायुमंडल में, वायु में जो नमी है, जल है, उसको ये अधिशोषित करती है, अपनी पृष्ठ सतह पर ग्रहण करती है। तो एक अधिशोषण का एग्जाम्पल ये हो जाएगा, सिलिका जेल द्वारा नमी का अधिशोषण, या वायुमंडलीय नमी लिख दो, आर्द्रता लिख दो। तीन एग्जाम्पल हो गए, तीनों को क्रम वाइज याद करो। अधिशोषण के एग्जाम्पल चल रहे हैं बड़े इजीली। चैप्टर बड़ा थ्योरेटिकल है, चैप्टर समझ करके याद करो तो आसानी से याद हो जाता है। समझ के याद करो, रटो नहीं। नंबर 4, पूरी मेहनत चाहिए इस चैप्टर में, चाहे थ्योरेटिकल है पर अंक कितने हैं? 4 है। ये हो गया। चौथा एग्जाम्पल देता हूं, मैथिलीन ब्लू। मैथिलीन ब्लू क्या है? ये एक रंगीन पदार्थ है, नीले रंग का, एक रंजक है। रंजक बोलते हैं रंगीन पदार्थों को। तो मैथिलीन ब्लू एक रंगीन पदार्थ है जिसका रंग है नीला, नाम से लग रहा है मैथिलीन ब्लू। इसके रंगीन कणों का जानतव चारकोल द्वारा अधिशोषण, मतलब एक पात्र है जिसमें मैथिलीन ब्लू घुला हुआ है, तो एक पात्र है उसमें मैथिलीन ब्लू घुला हुआ है, मतलब विलयन का रंग कैसा है? नीला है। जब आप इसमें जानतव चारकोल डालोगे, आपको पता ही है जानतव चारकोल रंगीन कणों का अधिशोषण करता है, तो अपन डायरेक्ट लिख देते हैं मैथिलीन ब्लू के रंगीन कणों का। मैथिलीन ब्लू एक रंजक है, नीले रंग का पदार्थ है। मैथिलीन ब्लू के रंगीन कणों का किसके द्वारा अधिशोषण? जानतव चारकोल द्वारा अधिशोषण। जानतव चारकोल द्वारा अधिशोषण। अधिशोषण। तो दोस्तों ये चारों एग्जाम्पल आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो को यहां तक कोई समस्या है? परिभाषा और ये चारों एग्जाम्पल, साथ के साथ आपको मेहनत करनी है थोड़ी सी, ये आसानी से याद भी हो जाते हैं। वीडियो को पॉज करके यहां तक इसे फटाफट नोट कीजिए दोस्तों। हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको कुछ परिभाषाएं बताता हूं और उन्हें समझना, जो अधिशोषण से रिलेटेड हैं। ऐसी कुछ परिभाषाएं, कुछ शब्द, उनके बारे में सुनो। सबसे पहले हम बात करते हैं अधिशोषक, कि ये क्या है, अधिशोषक क्या होता है। मतलब मैं कुछ ऐसे शब्द बता रहा हूं जिनकी हमें जरूरत पड़ती रहेगी। जब आप अधिशोषण घटना पढ़ेंगे तो कुछ शब्दों की आपको जरूरत पड़ेगी, तो इन शब्दों को समझो ये क्या है। सबसे पहले बात करता हूं मैं अधिशोषक। बात आई कि साहब अधिशोषक क्या होता है। अधिशोषक वह पदार्थ है जो किसी अन्य पदार्थ के कणों को अपनी पृष्ठ सतह पर ग्रहण करता है। बात को समझ लो ढंग से। जैसे ये एक पदार्थ है कोई, और ये किसी अन्य पदार्थ के कणों को अपनी पृष्ठ सतह पर ग्रहण कर रहा है, तो ये तो अधिशोषक है। और ये जो कण है ये अधिशोष्य हैं। बात को समझ लो ढंग से। अधिशोष्य है। अधिशोष्य मतलब वह पदार्थ जिसकी पृष्ठ सतह पर अधिशोषण की घटना होती है। वह पदार्थ कौन है? अधिशोषक। क्लियर? और अधिशोषक की पृष्ठ सतह पर जुड़ने वाला ये पदार्थ, ये कौन है? अधिशोष्य है। तो दो शब्द बहुत काम आते हैं, अधिशोषक और अधिशोष्य। आप पहचान सकते हो क्या? मैंने आपको अभी अधिशोषण की घटना के 4 उदाहरण दिए थे। पहला उदाहरण दिया था चारकोल द्वारा विभिन्न गैसों का अधिशोषण। मुझे बताओ अधिशोषक कौन है? अधिशोषक है चारकोल। और अधिशोष्य कौन है? विभिन्न गैसें।
मैंने दूसरा एग्जाम्पल दिया था जांतव चारकोल द्वारा शर्करा के रंगीन विलयन में उपस्थित रंगीन कणों का अधिशोषण। यहां अधिशोषक कौन है? जांतव चारकोल। और अधिशोष्य कौन है? रंगीन कण। मैंने तीसरा एग्जाम्पल दिया था दोस्तों सिलिका जेल द्वारा नमी का अधिशोषण। सिलिका जेल कौन है? अधिशोषक है। नमी कौन है? अधिशोष्य है। मैंने चौथा एग्जाम्पल दिया था मैथिलीन ब्लू के रंगीन कणों का जांतव चारकोल द्वारा अधिशोषण। मैथिलीन ब्लू कौन है? मैथिलीन ब्लू अधिशोष्य है, जांतव चारकोल अधिशोषक है। क्लियर? तो हम कह सकते हैं अधिशोषक क्या है? वह पदार्थ, पूरा लिखा करो, अधिशोषक वह पदार्थ है जो अपनी पृष्ठ सतह पर किसी अन्य पदार्थ के कणों को ग्रहण करता है। किसी अन्य पदार्थ के कणों को ग्रहण करता है। क्लियर? बड़ी सिंपल। अधिशोषक क्या है? वह पदार्थ जो अपनी पृष्ठ सतह पर किसी अन्य पदार्थ को, किसी अन्य पदार्थ के कणों को, ऐसा लिखो पूरा ज्यादा बढ़िया है, किसी अन्य पदार्थ के कणों को ग्रहण करता है। और अधिशोष्य क्या है? अधिशोष्य क्या है? हम इस तरह से डेफिनेट कर सकते हैं, समझो जब भी याद होंगी ये। अधिशोष्य क्या है? हम कहेंगे अधिशोषक की पृष्ठ सतह पर अधिशोषित होने वाला पदार्थ। अधिशोषित मतलब जुड़ने वाला पदार्थ। अधिशोषक की पृष्ठ सतह पर जुड़ने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? अधिशोष्य। तो हम लिख सकते हैं अधिशोषक की पृष्ठ सतह पर, अधिशोषक की पृष्ठ सतह पर अधिशोषित होने, हम लिख सकते हैं अधिशोषक की पृष्ठ सतह पर अधिशोषित होने वाला पदार्थ। अधिशोषित होने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? अधिशोष्य कहलाता है। कैसे भी परिभाषा बनाओ पर बननी सही चाहिए, आपको समझ में आए तो परिभाषा आप खुद बना सकते हो। वैसे लिख सकते थे वह पदार्थ जो अधिशोषक की पृष्ठ सतह पर ग्रहण होता है, अधिशोषित होता है, ऐसे लिख देते वह पदार्थ जो अधिशोषक की पृष्ठ सतह पर अधिशोषित होता है क्या कहलाता है? अधिशोष्य कहलाता है। हाँ, अब और शब्दों की बात करते हैं। दो शब्द तो ये जो हमें इस घटना में काम आएंगे। एक आया अंतरापृष्ठ। अंतरापृष्ठ क्या होता है? ये अंतरापृष्ठ क्या है? देखो, अंतरापृष्ठ जो है ये अधिशोषक की पृष्ठ सतह है। जैसे मान लो ये एक अधिशोषक है तो इसकी पृष्ठ सतह कितनी है? 6 है, एक ऊपर एक नीचे और ये 4 बगल में। तो ये इसकी पृष्ठ सतह है। इस अधिशोषक की पृष्ठ सतह कितनी है? 6। पर मान लो अधिशोषण की क्रिया केवल इसी पृष्ठ सतह पर चल रही है तो ये पृष्ठ सतह कहलाएगी अंतरापृष्ठ। मतलब अंतरापृष्ठ अधिशोषक की वह पृष्ठ सतह है जिस पर अधिशोषण की क्रिया होती है। और जिन पर अधिशोषण की क्रिया नहीं हो रही है, अधिशोषक की वे पृष्ठ सतह अंतरापृष्ठ नहीं है। मतलब अंतरापृष्ठ हम अधिशोषक की उस पृष्ठ सतह को कहेंगे जिस पर अधिशोषण की क्रिया होती है। तो आप लिख सकते हो, समझ में आ गई मेरी बात? अधिशोषक की वह पृष्ठ सतह, अधिशोषक की वह पृष्ठ सतह जिस पर किसकी क्रिया होती है? अधिशोषण की क्रिया होती है, जिस पर अधिशोषण की क्रिया होती है। क्लियर है? नहीं है क्लियर है? अंतरापृष्ठ क्या है? अधिशोषक की वह पृष्ठ सतह है जिस पर अधिशोषण क्रिया होती है। जैसे एक ब्लैक बोर्ड की बात करें हम,
ब्लैक बोर्ड में एक पीछे की तरफ भी है, ब्लैक बोर्ड ये ग्रीन बोर्ड है, ये पीछे की तरफ भी है और आगे की तरफ भी है। अब मुझे बताओ अधिशोषण की क्रिया कहाँ हो रही है, केवल इस पर, तो ये अधिशोषण ही तो हो रहा है। यहाँ पर ब्लैक बोर्ड कौन है, ये ग्रीन बोर्ड कौन है, ये अधिशोषक है, और ये चौक के कण कौन है, अधिशोष्य है। तो यहाँ पर अधिशोषक ग्रीन बोर्ड अधिशोष्य चौक के कणों को अपनी पृष्ठ सतह पर ग्रहण कर रहा है। ये अंतरा पृष्ठ है। पिछली वाली सतह पृष्ठ सतह जो है वो अंतरा पृष्ठ नहीं है। अंतरा पृष्ठ अधिशोषक की वह पृष्ठ सतह होती है जिस पर अधिशोषण की क्रिया होती है। क्लियर मेरी बात? इजीली समझो, आसानी से पढ़ो। आगे बात करते हैं हम अंतरा पृष्ठ के बाद सक्रिय केंद्र। ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, जो अधिशोषक है ग्रीन बोर्ड, उस पर अधिशोष से जुड़ रहा है, तो कैसे जुड़ रहा है? अधिशोष बंध बना करके जुड़ रहा है। भाई अधिशोषक की पृष्ठ सतह पर अधिशोष से जुड़ता है तो अधिशोषक के पृष्ठीय कण और अधिशोष के कणों के बीच में बंध बनता है। अधिशोषक के पृष्ठ सतह के कण और अधिशोष के कणों के बीच में बंध बनता है। अरे सीधी सी बात है, अधिशोषक की पृष्ठ सतह पर अधिशोष जुड़ेगा तो बंध बना के जुड़ेगा। अच्छा, और बंध बनाने वाला भाग होना चाहिए तभी बंध बनेगा। मान लो ये अधिशोषक है, इसकी पृष्ठ सतह पर बंध बनाने वाला भाग ही नहीं है, मतलब ऐसे परमाणु ही नहीं है जिनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन हो। बंध वे ही बनाते हैं जिनकी बाह्यतम कक्षा में फ्री इलेक्ट्रॉन हो। अब बंध बनाने वाला भाग ही नहीं है तो बंध कैसे बनेगा? नहीं बनेगा। बात को समझो, सक्रिय केंद्र क्या है। मान लो मैं ये कहूं इस पूरे ब्लैक बोर्ड पर मैं ऑयल लगा देता हूं, बीच में इतना भाग छोड़ देता हूं ये, और बाकी पूरे ब्लैक बोर्ड पर मैं ऑयल लगा देता हूं। अब बताइए क्या यहाँ अधिशोषण की क्रिया होगी? यहाँ चौक से लिखूंगा तो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि बंध बनाने वाला भाग समाप्त कर दिया है। बंध बनाना वाला भाग मतलब मुक्त संयोजकताएं। बंध बनते हैं मुक्त संयोजकताओं के कारण। मुक्त संयोजकता का मतलब है एक तरह से अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण। समझ सकते हो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को मुक्त संयोजकता कह सकता हूं मैं। अब इसमें क्या है कि मैंने बंध बनाने वाला मतलब पूरे ब्लैक बोर्ड पर, पूरे ग्रीन बोर्ड पर मैंने ऑयल लगा दिया, इतना भाग छोड़ दिया, तो अधिशोषण की क्रिया केवल इसी भाग में होगी। अधिशोष केवल यहीं जुड़ेगा और जगह जुड़ेगा ही नहीं। तो सक्रिय केंद्र क्या है? अंतरा पृष्ठ का वह भाग है। ये अंतरा पृष्ठ थी पूरा, अंतरा पृष्ठ का वह भाग है जिसमें मुक्त संयोजकताएं होती हैं। मुक्त संयोजकताओं का मतलब जिसमें बंध बनाने वाला भाग होता है। बाकी पूरे बोर्ड पर मैंने ऑयल लगा करके वहां पर मुक्त संयोजकताएं अर्थात बंध बनाने वाला भाग समाप्त कर दिया है। तो सिंपल ही समझो, सक्रिय केंद्र क्या है? अधिशोषक की पृष्ठ सतह का या अधिशोषक की अंतरा पृष्ठ का वह भाग जिसमें मुक्त संयोजकताएं उपस्थित होती हैं। तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं, अधिशोषक की अंतरा पृष्ठ समझ गए? अंतरा पृष्ठ भूल तो न गए? वह पृष्ठ सतह है जिस पर अधिशोषण की क्रिया होती है, और अंतरा पृष्ठ का वह भाग जिसमें मुक्त संयोजकताएं होती हैं वो सक्रिय केंद्र है। अधिशोषक की अंतरा पृष्ठ का वह भाग जिसमें मुक्त संयोजकताएं उपस्थित होती हैं, जिसमें मुक्त संयोजकताएं उपस्थित होती हैं, क्या कहलाता है? कौमा अंतरा पृष्ठ कहलाता है। अंतरा पृष्ठ नहीं, सक्रिय केंद्र कहलाता है। सक्रिय केंद्र कहलाता है। तो आपके पास 4 डेफिनेशन है और चारों को समझ लो। अधिशोषक क्या है? अधिशोषक वह पदार्थ है जो अपनी पृष्ठ सतह पर किसी अन्य पदार्थ के कणों को ग्रहण करता है। अधिशोष्य क्या है? अधिशोषक की पृष्ठ सतह पर जुड़ने वाला पदार्थ।
अंतरापृष्ठ क्या है? अधिशोषक की वह पृष्ठ सतह है जिस पर अधिशोषण की क्रिया होती है। सक्रिय केंद्र क्या है? अंतरापृष्ठ का वह भाग जिसमें मुक्त संयोजकताएं होती हैं, वो क्या कहलाता है? सक्रिय केंद्र कहलाता है। तो वीडियो को पॉज करके फटाफट दोस्तों इन चारों को नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। फटाफट नोट करो। हाँ भाई, ये आपने बना लिया, नोट कर लिया। अब 4 शब्द तो हमने ये देखे, 2 शब्द और देखते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों, एक तो विशोषण की और एक अवशोषण की, कि ये क्या होते हैं, विशोषण और अवशोषण क्या होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विशोषण की। बात आई कि साहब विशोषण क्या होता है। देखो विशोषण का मतलब क्या है। देखो अधिशोषक की पृष्ठ सतह पर अधिशोष्य का जुड़ना, ये तो है अधिशोषण। गलत तो नहीं कहा? अधिशोषक की पृष्ठ सतह पर अधिशोष्य का जुड़ना क्या कहलाता है? अधिशोषण। और हटना क्या कहलाता है? विशोषण। तो विशोषण जो घटना है ये अधिशोषण की जस्ट विपरीत घटना है। तो हम लिख सकते हैं अधिशोषक की पृष्ठ सतह से, अधिशोषक की पृष्ठ सतह से किसका घटना? अधिशोषक की पृष्ठ सतह से अधिशोष्य का हटना, अधिशोष्य का हटना। ये कहलाता है विशोषण। विशोषण कहलाता है। क्लियर? एक आपने और सुनी होगी सर, एक अवशोषण का नाम सुना होगा। तो दोस्तों अवशोषण क्या होता है? ठीक है, अवशोषण क्या होता है? अवशोषण में क्या होता है, ढंग से समझना, समझने का ही है खेल सारा। एक पदार्थ किसी अन्य पदार्थ के कणों को अपने संपूर्ण द्रव्यमान में ग्रहण कर रहा है। सही है? जैसे मान लो ये स्पंज है, इसको मैंने पानी में डाल दिया तो पानी स्पंज के अंदर घुसेगा। तो इसमें क्या हो रहा है, ये स्पंज जो है ये पानी के कणों को अपने संपूर्ण द्रव्यमान में, मतलब अपने अंदर तक ग्रहण कर रही है। मतलब एक पदार्थ स्पंज दूसरे पदार्थ पानी के कणों को अपने संपूर्ण द्रव्यमान में ग्रहण कर रहा है। तो ये घटना हो रही है अवशोषण। दोनों में अंतर देख लो। अधिशोषण में क्या होता है, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के कणों को अपनी पृष्ठ सतह पर ग्रहण करता है। और अवशोषण में क्या होता है, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के कणों को अपने संपूर्ण द्रव्यमान में ग्रहण करता है। संपूर्ण द्रव्यमान का मतलब समझ गए, अपने अंदर तक ग्रहण करता है। दोनों में अंतर है। तो अवशोषण क्या है, आप लिख सकते हो, इस घटना में एक पदार्थ किसी अन्य पदार्थ के कणों को अपने संपूर्ण द्रव्यमान में ग्रहण करता है। इस घटना में एक पदार्थ किसी अन्य पदार्थ के कणों को अपने संपूर्ण द्रव्यमान में ग्रहण करता है। ग्रहण करता है। क्लियर? तो इसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के कणों को अपने संपूर्ण द्रव्यमान में, मतलब अपने अंदर तक ग्रहण करता है। अच्छा, एक घटना और है फिर शोषण। ये भी शब्द आपने सुना होगा कि साहब शोषण क्या है। शोषण में क्या होता है दोस्तों, क्लियर करना। अगर एक पदार्थ, दोनों घटना एक संग कर रहा है, मतलब एक पदार्थ अधिशोषण भी कर रहा है,
मतलब दूसरे पदार्थ के कणों को अपनी पृष्ठ सतह पर ग्रहण कर रहा है, और किसी अन्य पदार्थ के कणों को अपने द्रव्यमान में भी ग्रहण कर रहा है। मतलब एक पदार्थ दोनों घटनाएं एक संग कर रहा है, तो वहां पर वो पदार्थ क्या कर रहा है? शोषण। मेरी बात समझो, जैसे मान लो ये स्पंज है ना। अब मान लो ये चौक है, इसकी बात करता हूं, स्पंज को छोड़ो, चौक को देखो, ये चौक है और एक नीली स्याही का एक पात्र है जिसमें नीले रंग का विलयन भरा हुआ है। ये इसमें नीले रंग का विलयन है, ढंग से समझना, नीले रंग का विलयन है, मतलब एक स्याही का विलयन है, नीले रंग की स्याही का। अब मैं चौक डालूंगा तो क्या होगा? ये चौक जो नीले रंग के कण है इनको तो अपनी पृष्ठ सतह पर ग्रहण करेगी और पानी अंदर घुसेगा। मतलब जब पानी अंदर जा रहा है द्रव्यमान में, तो वहां तो हो रहा है कौन? शोषण। वो क्या बोले, पानी अंदर जा रहा है तो क्या हो रहा है? अवशोषण। और नीले रंग के जो कण हैं उसको चौक अपनी पृष्ठ सतह पर ग्रहण कर रही है, तो क्या चल रहा है? अधिशोषण। तो ये चौक दोनों काम कर रही है, नीले रंग के कणों का तो अधिशोषण कर रही है और पानी का क्या कर रही है? अवशोषण। जब ये दोनों घटनाएं सम्मिलित रूप से एक साथ होती हैं तो इन्हें बोलते हैं हम मिलकर के शोषण। मतलब ऐसे कहूं, यदि कोई पदार्थ अधिशोषण व अवशोषण दोनों घटनाएं एक साथ दर्शाता है तो इन घटनाओं को सम्मिलित रूप से शोषण कहते हैं। क्लियर? मतलब एक पदार्थ दोनों घटनाएं एक संग कर रहा है तो उस समय कौन सी घटनाएं चल रही है? शोषण। एक साथ दो घटनाएं, मतलब कौन कौन सी? यदि एक पदार्थ एक साथ दोनों घटनाएं अधिशोषण और अवशोषण करता है तो इन घटनाओं को फिर सम्मिलित रूप से हम क्या कह देते हैं कि शोषण हो रहा है इस समय। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यदि कोई पदार्थ अधिशोषण व अवशोषण घटनाओं को एक साथ प्रदर्शित करता है, यदि कोई पदार्थ अधिशोषण व अवशोषण घटनाओं को एक साथ प्रदर्शित करता है तो इन दोनों घटनाओं को सम्मिलित रूप से, मतलब एक साथ होने पर क्या बोल देते हैं? शोषण। इन दोनों घटनाओं को सम्मिलित रूप से क्या कहेंगे? सम्मिलित रूप से शोषण कहते हैं। मतलब तो सिंपल लिख सकते हो, यदि कोई पदार्थ एक साथ अधिशोषण व अवशोषण दोनों घटनाएं करता है तो इन्हें शोषण कहते हैं। तो मैंने तीन चीज बताई कि विशोषण क्या होता है। अधिशोषक की पृष्ठ सतह पर से अधिशोषक का हटना, जुड़ना अधिशोषण, और उसका उल्टा विशोषण। अवशोषण क्या होता है? इसमें एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के कणों को अपने संपूर्ण द्रव्यमान में ग्रहण करता है। बात आई साहब, शोषण क्या होता है? यदि कोई पदार्थ अधिशोषण व अवशोषण घटनाओं को एक साथ प्रदर्शित करता है तो इन दोनों घटनाओं को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? शोषण कहते हैं। इसके बाद वीडियो को पॉज करके इसे नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, अधिशोषण व अवशोषण में अंतर, ये पेपर में पूछा जाता है, आ सकता है। तो जो टॉपिक इस चैप्टर में महत्वपूर्ण होंगे मैं उन पर स्टार मार्क कर दूंगा, ठीक है, जिन्हें आप विशेष तौर से थोड़ा ढंग से पढ़ें। पढ़ना तो कंप्लीट ही है। तो अब अपना टॉपिक है अधिशोषण व अवशोषण में अंतर। अधिशोषण व अवशोषण में अंतर। अधिशोषण और अवशोषण में क्या अंतर है? ठीक है,
देखो इसको समझते हैं, इसके लिए ब्लैक बोर्ड को दो भागों में डिवाइड कर लेता हूं। इधर हम अधिशोषण के बारे में लिखेंगे और उधर अवशोषण के बारे में। और पेपर में ये क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये अधिशोषण वाले पोर्शन में से कि अधिशोषण और अवशोषण में क्या अंतर है। पहला, अधिशोषण एक पृष्ठीय घटना है या नहीं है? अवशोषण तो नहीं है ना। अधिशोषण एक पृष्ठीय घटना है, इसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के कणों को अपनी पृष्ठ सतह पर ग्रहण करता है। तो हम लिख सकते हैं कि अधिशोषण एक पृष्ठीय घटना है जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के कणों को अपनी पृष्ठ सतह पर ग्रहण करता है। तो यही बात लिख सकता हूं मैं, अधिशोषण एक पृष्ठीय घटना है। अधिशोषण एक पृष्ठीय घटना है जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के कणों को अपनी पृष्ठ सतह पर ग्रहण करता है। अधिशोषण एक पृष्ठीय घटना है जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के कणों को अपनी पृष्ठ सतह पर ग्रहण करता है। और अवशोषण कैसी घटना है इसके बारे में सुनो। अवशोषण एक स्थूल परिघटना है। स्थूल का मतलब बड़ी। अगर हम तुलना करें अधिशोषण और अवशोषण में तो बड़ी घटना कौन सी है? अवशोषण। अधिशोषण में तो पदार्थ केवल पृष्ठ सतह पर जुड़ता है, अवशोषण में पदार्थ संपूर्ण द्रव्यमान में चला जाता है। तो हम ऐसे कहेंगे अवशोषण एक स्थूल परिघटना है, मतलब इससे तुलना हो रही है, इससे बड़ी परिघटना है। वहां पृष्ठीय तो लिख नहीं सकते, स्थूल का मतलब इससे बड़ी परिघटना है, घटना है जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के कणों को अपने संपूर्ण द्रव्यमान में ग्रहण करता है। ऐसे लिख सकता हूं मैं। तो यहां लिखते हैं अवशोषण एक स्थूल परिघटना है। स्थूल का मतलब बड़ी या स्थूल घटना है, कुछ भी लिख दो, जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के कणों को अपने संपूर्ण द्रव्यमान में ग्रहण करता है। अपने संपूर्ण द्रव्यमान में ग्रहण करता है। क्लियर? तो ये हमने एक अंतर पढ़ा। दूसरा अंतर देखते हैं। ठीक है, आप बताइए अधिशोषण में अधिशोष्य की सांद्रता अधिशोषक की पृष्ठ सतह पर ही अधिक होती है ना। अरे अधिशोषण में क्या होता है, अधिशोषक की पृष्ठ सतह पर अधिशोष्य जुड़ता है, पृष्ठ सतह पर जुड़ता है, तो इसकी मात्रा कहाँ ज्यादा होगी? अधिशोषक की पृष्ठ सतह पर। मतलब हम कह सकते हैं इस घटना में अधिशोष्य की सांद्रता, शब्दों को सुन ले करो, एक जैसे लगते हैं ये। अधिशोष्य की सांद्रता मतलब मात्रा अधिशोषक की पृष्ठ सतह पर अधिक होती है। अधिशोषक की पृष्ठ सतह पर अधिक होती है। सही है? कहाँ अधिक होती है? पृष्ठ सतह पर। अच्छा, अवशोषण में क्या होगा? अवशोषण में हम अधिशोषक और अधिशोष्य शब्द तो काम में लेंगे नहीं। अधिशोषक और अधिशोष्य शब्द कौन सी घटना में चलते हैं? अधिशोषण में। वहां इनके स्थान पर चलेंगे अवशोषक और अविशोष्य। स्पंज को पानी में डाला, पानी अंदर घुस रहा है, स्पंज अवशोषक है और पानी अवशोष्य है। शब्द बदल गए, अधिशोषक की जगह बन गया अवशोषक और अधिशोष्य की जगह अवशोष्य। तो यहां अवशोष्य की सांद्रता
अवशोषक के संपूर्ण द्रव्यमान में समान होती है। वहां क्या हो रहा है, अधिशोष्य की सांद्रता अधिशोषक की कौन सतह पर अधिक है, पृष्ठ पे। यहां अधिशोष्य की जगह कौन शब्द आ गया, अवशोष। यहां अवशोष्य की सांद्रता अवशोषक के संपूर्ण द्रव्यमान में समान, मतलब अवशोष जो है वो अवशोषक के संपूर्ण द्रव्यमान में समान रूप से वितरित होता है। तो हम यहां कहेंगे इस घटना में अवशोष की सांद्रता अवशोषक के संपूर्ण द्रव्यमान में समान होती है। और पृष्ठ सतह पर कितनी होती है, यहां पर बताओ। अवशोष की सांद्रता अवशोषक की पृष्ठ सतह पर 0। सही है। अच्छा, ढंग से समझ लो एक एक चीज को। तीसरा अंतर देखो, अधिशोषण की जो घटना है वो प्रारंभ में तीव्र होती है और बाद में धीमी हो जाती है। देखो ये अधिशोषण चल रहा है तो प्रारंभ में तीव्र होगी ये, पर जैसे जैसे अधिशोषक की पृष्ठ अधिशोषण चल रहा है, अधिशोषक की पृष्ठ सतह पर अधिशोष जुड़ रहा है, अब पृष्ठ सतह घटती जा रही है ना, तो अधिशोष से कम नहीं जुड़ेगा का धीरे धीरे। तो अधिशोषण की घटना प्रारंभ में तीव्र होती है, फिर अधिशोषक की पृष्ठ सतह घटती जाती है और अधिशोषण की क्रिया धीमी होती जाती है। तो हम कह सकते हैं यह घटना अधिशोषण प्रारंभ में तीव्र व बाद में प्रारंभ में तीव्र व बाद में धीमी हो जाती है। ठीक है, पर अवशोषण में ऐसा नहीं है। अवशोषण की घटना प्रारंभ से अंत तक समान वेग से चलती है, मतलब वही स्पीड प्रारंभ में होगी और वही स्पीड एंड में होगी। जैसे मैंने इसको डस्टर को पानी में डाला तो अवशोषण चलेगा, तो अवशोषण की घटना का वेग प्रारंभ से अंत तक एक जैसा रहेगा। पानी इसमें प्रवेश करेगा, एक जैसी स्पीड रहेगी शुरू से लेकर के अंत तक। तो हम इसमें ले सकते हैं अवशोषण की घटना का वेग, अवशोषण की घटना का वेग प्रारंभ से अंत तक नियत होता है, नियत कांस्टेंट होता है। जबकि अधिशोषण का वेग प्रारंभ में तीव्र, अधिशोषण का वेग प्रारंभ में तीव्र व बाद में धीमा होता है। तो 3 अंतर लिखे हमने, समझ के लिखो, आराम से याद होंगे। एक इसके एग्जाम्पल अधिशोषण के, तो उस एग्जाम्पल को हम लास्ट में देखेंगे अगली क्लास में। ये आप आराम से लिख सकते चाहे तो, ठीक है। अधिशोषण व अवशोषण में अंतर आप आसानी से तैयार कर सकते हो। वीडियो को पॉज करके इसे नोट कीजिए, फिर आगे मेरी बात सुनना। हाँ दोस्तों, नोट कर लिए। तो ये अधिशोषण और अवशोषण में अंतर, ये आपको समझ में आए। ये बहुत सरल है वैसे तो, पर इस चैप्टर को समझना और इसे याद करना ये बहुत ज़रूरी है। और समझते हो तो ही इसे आसानी से याद कर सकते हो। दोस्तों नोट्स इनसे बनाए, वीडियो से। फिर लास्ट में एक बात कह रहा हूँ आपसे, इस चैप्टर की PDF आपके कमेंट बॉक्स में, इसी वीडियो की, ये जो फर्स्ट वीडियो है इसके कमेंट बॉक्स में डली हुई है। तो आप वहाँ से इसकी PDF को डाउनलोड कर लेना। कभी कभी हमारे PDF बहुत काम आ जाती है, तो डाउनलोड तो कर ही लिया करो, ठीक है, जिससे हमारे पास नोट्स तैयार पहले से ही रहते हैं।
तो दोस्तों हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया। चैप्टर बड़ा कमज़ोर स्टूडेंटों के लिए फ़ायदेमंद है। ऐसा नहीं है कि मैं कमज़ोरों के लिए कह रहा हूँ तो इंटेलिजेंट नहीं देखें, अंक 4 हैं इसके, पर कमज़ोर स्टूडेंट इसमें बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं अपना। तो अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, गुड मॉर्निंग।